प्रदेश के सम्माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे मित्र श्रीमान ब्रजेश पाठक जी, माननीय सांसद आदरणीय श्री नवीन जिंदल जी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर पंकज मित्तल जी, आदरणीय प्रोफेसर रविंद्र सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान प्रदीप राय जी, डॉक्टर तनु जैन जी, डॉक्टर भीमसेन सिंह जी, चेयरपर्सन बालाजी फाउंडेशन श्रीमती राजश्री राय जी, सभागार में उपस्थित शिक्षा जगत से जुड़े सभी सम्मानित महानुभाव, देवियों, सज्जनों, विद्यार्थी बहनों और भाइयों, पूर्व के वक्ताओं ने बहुत ही अच्छे ढंग से पंकज मित्तल जी ने, नवीन जिंदल साहब ने और पाठक जी ने, डॉक्टर जैन ने आपके सम्मुख विचार रखा है। मुझे कहा गया है कि एजुकेशन में नैतिकता, मूल्य और राष्ट्रीय पहचान, एथिक्स, वैल्यूज एंड नेशनल आइडेंटिटी विषय पर आज भारत शिक्षा समिति में अपने विचार रखूं। मैं बालाजी फाउंडेशन का आभारी हूं और इस समिट को संबोधित करना मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है। बालाजी फाउंडेशन को मैं सबसे पहले हृदय से बधाई देना चाहूँगा। कार्यक्रम की जो रूपरेखा मैंने देखी है उसके मुताबिक एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी माननीय हस्तियाँ उन सभी व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श करने वाली हैं जो भविष्य में भारत के एजुकेशन को एक नया आकार देंगे। मुझे उम्मीद है कि चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए जो एक्सपर्ट्स का संवाद होगा वो एक विस्तृत रोडमैप तैयार करने में सहायक साबित होगा। मैं समझता हूं कि हायर एजुकेशन सेक्टर से जुड़े सभी महानुभावों के लिए भी अपने विचार, अपने दृष्टिकोण, बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने का एक अवसर भी है, मंच भी है, ताकि हायर एजुकेशन राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। हालांकि मुझे जो बात कही गई है एजुकेशन में नैतिकता, मूल्य और राष्ट्रीय पहचान, थोड़ी छूट लेते हुए विषय पर जाने से पहले कुछ मूलभूत बातें मैं करना चाहूँगा। सामान्य रूप से अनेक विद्वानों ने एजुकेशन की अपनी अपनी परिभाषा गढ़ी। एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मेरी भी अपनी एक परिभाषा है और मुझे लगता है कि शिक्षा है क्या? वास्तव में यह जीवन की एक व्यक्तिगत यात्रा है। इससे जर्नी ऑफ सेल्फ, और इसको थोड़ा और आगे हम बढ़ाएं तो इससे जर्नी ऑफ इनर सेल्फ। अगर वास्तव में हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विद्यार्थी के नाते या अध्यापक के नाते हम पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे के भीतर जो इनर सेल्फ है, हिंदी में अगर मैं कहूँ तो अंतर्ध्वनि या रणबीज, वो अगर पहचान सके तो मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। अगर मैं बात महात्मा गांधी जी की करूं, बापू की करूं, जब 8 वर्ष के थे, स्कूल जाते थे, स्कूल में उन्होंने सत्य हरिश्चंद्र का नाटक देखा, बहुत प्रभावित हुए। घर आए तो शीशे के सामने खड़े होकर के जो डायलॉग सुने थे उनको बोलने का अभ्यास किया और इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तय किया कि मेरी अंतर्ध्वनि को उन्होंने उसी समय पहचाना और ये माना कि सत्य जो है, ट्रुथ, यही हमारे
अंतर्ध्वनि है हमारी ड्रम में। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ बापू ने क्या क्या किया, देश को आज़ादी दिलाई, बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन सारी कठिनाइयों और अंतर विरोधों के बावजूद कभी सत्य से गांधी जी नहीं हटे। अभी पाठक जी ने कबीरदास जी का नाम लिया। आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे कि कबीरदास जी अपना नाम लिखना नहीं जानते थे, और जब मैं आने के पहले देख रहा था 1000 से ज्यादा पीएचडी कबीरदास पर हो गई। रामानुजम का नाम विज्ञान और गणित के विद्यार्थी पता है, देश में इतना बड़ा मैथमेटिशियन नहीं पैदा किया। 12वीं पास नहीं थे, 11वीं कक्षा में पढ़ते थे, उसके बाद स्कूल छोड़ दिया। उन्होंने भी अपनी अंतर्ध्वनि रणनीति पहचानी कि गणित मेरी अंतर्ध्वनि है, और देश में ही दुनिया के माने जाने मैथमेटिशियन बन गए। एक घटना का और मैं जिक्र करूंगा। अनेक वर्षों बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें पीएचडी की रेगुलर उपाधि दी, मानद उपाधि नहीं। अब आज के समय में नवीन जिंदल साहब यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। 11th पास कोई रामानुजम पैदा हो जाए तो बीएससी में एडमिशन नहीं दे सकते। मैं भी कई यूनिवर्सिटी का चांसलर हूं, लेकिन उसका एडमिशन नहीं हो सकता है। सचिन तेंदुलकर बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। सचिन तेंदुलकर स्कूल में पढ़ते थे, पिंग पॉन्ग खेलते थे। अचानक उनकी अंतर्ध्वनि जागृत हुई और उनको लगा कि क्रिकेट ही मेरी अंतर्ध्वनि है, मेरी ड्रम भी क्रिकेट है। उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। एक समय था जब उनके पास एक ही पतलून हुआ करती। स्कूल से आते थे, माँ वही पतलून धोती थी, धुलती थी, कभी कभी तो गीली पतलून पहन करके प्रैक्टिस करते थे फील्ड पर। कौन कह सकता है कि सचिन तेंदुलकर पढ़े लिखे नहीं है? आज तक एक भी बयान कोई बता सकता है सचिन तेंदुलकर जी का जिस पर कभी कोई विवाद हुआ है? भारत का सर्वोच्च सम्मान उनको मिला। मुझे लगता है कि जो प्राथमिक काम है वो है बच्चे की अंतर्ध्वनि कैसे पहचान में आ जाए। खुद भी प्रयास करे, शिक्षक भी प्रयास करे। अब केवल अंतर्ध्वनि पहचानने से तो काम बनेगा नहीं। जैसे सचिन तेंदुलकर ने मेहनत किया, अंतर्ध्वनि के बाद उसके लिए कठिन परिश्रम करना होगा, मेहनत करनी होगी। और तीसरी बात, गांधी जी एक बात कहते थे कि जो आप किताब में पढ़ते हो या ब्लैक बोर्ड पर जो टीचर पढ़ाता है वो जल्दी दिमाग में नहीं घुसता है। जिसका आप हाथ से प्रयोग करते हो वो जल्दी समझ में आता है। तो हाथों का प्रयोग बड़ा आवश्यक है। कम पढ़े लिखे लोग दुनिया में बड़े बड़े आविष्कार किए और हाथों के प्रयोग के कारण। सर आइजैक न्यूटन का नाम आप सब जानते हो, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे। थियरी ऑफ ग्रेविटी का आविष्कार पूरी दुनिया को बदल दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन वो फिजिक्स से एमएससी किए थे, लेकिन थियरी ऑफ रिलेटिविटी आज भी समझने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। थियरी ऑफ रिलेटिविटी का आविष्कार इसलिए आइंस्टाइन ने नहीं किया कि वो एमएससी फिजिक्स थे, इसलिए किया कि उनके पिताजी बीमार हो गए थे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉप चलाते थे। मजबूरी में अल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने पिता की दुकान पर बैठना पड़ा और तब दुनिया का ऑटोमेटिक कैमरा, फ्रिज और थियरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया को मिली, अल्बर्ट आइंस्टाइन का आविष्कार। बहुत संक्षेप में मैं बोलता जा रहा हूँ। प्रदीप जी से मैंने कहा कि आधा घंटा मैं लूँ, उन्होंने कहा नहीं आप ले सकते। अब ये 3 बातें मैंने कही। चौथी बात, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जिसकी चर्चा जिंदल साहब कर रहे थे। सोसाइटल जो प्रॉब्लम्स है, समाज की जो समस्याएं हैं, उनके लिए हम समूह में 2, 4, 5 बच्चे मिलकर के समस्याओं के समाधान के लिए कैसे काम कर सकते हैं। पूरी दुनिया हम बदल देंगे ऐसा मानने की जरूरत नहीं। छोटी समस्या लीजिए और उस पर काम शुरू करिए। मैं समझता हूं कि मोटे तौर पर 3-4 बातें हमने प्राथमिक रूप से इसका जिक्र किया है। अब सर्वसार उपनिषद का जो पहला श्लोक है वो एक बुनियादी सवाल उठाता है
विद्या और अविद्या, या आखिर है क्या? हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है, तदभिमानम कार्यति सा अविद्या, स्वभिमानो यया निवर्तते सा विद्या। अर्थात अहम भाव, अहंकार की जन्मदात्री ही अविद्या है, वही इग्नोरेंस है। और जिसके द्वारा अहंकार समाप्त हो जाए, अहम समाप्त हो जाए, अहम का भाव समाप्त हो जाए, वही विद्या है, वही नॉलेज। दूसरा सवाल उठता है कि आखिर ये नॉलेज मिलेगी कैसे, आएगा कहां से? इसका बड़ा खूबसूरत जवाब हमारे शास्त्रों में ही मैत्रेयी उपनिषद में दिया है। तपसा प्राप्यते सत्वम, तप के द्वारा ज्ञान यानी नॉलेज प्राप्त किया जा सकता है। और यह तप है क्या? मैं मानता हूं यह जीवन की यात्रा ही तप है। जब बच्चा पैदा होता है तो सामान्य रूप से विवेक शून्य की दशा में होता है। जैसे जैसे जीवन की तपस्या से गुजरता है, वैसे वैसे उसके नैतिक मूल्य तीक्ष्ण होते जाते हैं, उसकी चेतना विकसित होती है। इस यात्रा में ही वो करुणा, शांति, सत्य, कर्म, प्रेम, सदाचारी जीवन, सद्भाव और परोपकार जैसे जीवन मूल्यों को अपनाता जाता है, अपने अनुभवों को इकट्ठा करता जाता है। यह सभी शारीरिक, बौद्धिक और भावनात्मक अनुभव मिलकर उसके ज्ञान, उसके नॉलेज को डेवलप करते हैं। और फिर हमारे यहाँ उपनिषद में कहा गया, आचार्य दध्येव विद्या विदिता साधिष्ठम प्राप्यति, अर्थात गुरु से सीखी विद्या ही सबसे उत्तम होती है। यानी टीचर्स के मार्गदर्शन से नॉलेज को नई धार और नया रूप दिया जा सकता है। जर्मनी के एक बड़े मशहूर दार्शनिक थे और मॉडर्न एजुकेशन के बारे में कि आर्किटेक्ट के रूप में विल्हेम वॉन हुम्बर्ट, उन्होंने एक बात कही, एंड आई वुड लाइक टू कोट, वही नॉलेज असली नॉलेज है जो अनुभव से प्राप्त होता है, जो मैं पहले कह रहा था कि आंखों के प्रयोग से, न कि क्लासरूम में जानकारी इकट्ठा करने से प्राप्त होता है। मित्रों, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है, जिस आचार नीति और जीवन मूल्यों हम असली नॉलेज मानते हैं, वह पाठ्यक्रम और हमारे स्कूलों से लंबे समय तक गायब था। अब मैं उस विषय की तरफ आऊंगा, एजुकेशन में नैतिकता, मूल्य और राष्ट्रीय